वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे अयूब खान के जो सक्सेसर आया पाकिस्तान के अंदर, याया खान। सबसे बड़ी चीज़ है कि याया खान ने अयूब खान के साथ वही किया जो अयूब खान ने अपने ही पुराने रूलर इस्कंदर मिर्ज़ा के साथ किया था। सबसे दिलचस्प चीज़ जानने की ये है कि जब याया खान ने अयूब खान को हटाकर पावर को कैप्चर किया तो उस समय इस ट्रांसफ़र ऑफ पावर को याया खान ने एक्सप्लेन कैसे किया। याया खान ने एक बड़ी दिलचस्प बात बोली। उसने कहा कि मैंने कभी भी अयूब खान को फोर्स नहीं किया कि वो कुर्सी से हटे। इनफैक्ट वो खुद ही इतना अनपॉपुलर हो गया कि जब वो कुर्सी से हटा तो मैंने तो मौके का सिर्फ फ़ायदा उठाकर मौके पे चौका मारा। मैं तो मौका परस्त था। इस पॉइंट को समझने की आवश्यकता है। इससे ये समझ आता है कि पाकिस्तान में जब आवाम के सामने ये राजनीति का नंगा खेल खेला जाता है जिसमें एक नेता पावर छोड़कर जब दूसरा अक्वायर करता है पावर, तो उस पावर को अक्वायर करने के लिए आवाम के सामने आवाम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई जाती। इनफैक्ट सिर्फ ये बोला जाता है कि वो नेता ही अनपॉपुलर हो गया, उसकी अनपॉपुलरिटी की वेव को राइड करते हुए हमने सिर्फ पावर को कैप्चर कर लिया। खैर, सबसे बड़ी बात यह है कि याया खान एक ऐसा व्यक्ति था जो कि बहुत ही बुरी तरह से शराबी आदमी, एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों के साथ अपने हरम को बनाकर उसमें सारा टाइम डूबे रहने वाला आदमी। ये व्यक्ति पाकिस्तान में एक ऐसे समय पे आया कि जिस समय का फ़ायदा उठाते हुए भारत ने भी पाकिस्तान के भूगोल बदलने की एक मुहिम रची। सबसे बड़ी बात यह है कि याया खान के दौरान पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट हुआ करता था पूरे विश्व तौर पर कि जब ये बोला जाता था कि पाकिस्तान में शाम 7 बजे के बाद सुबह लगभग 9 बजे तक पाकिस्तान जो है उसको चलाने वाला याया खान नहीं, बल्कि पाकिस्तान को चलाने वाला उस समय वो दलालों का नेटवर्क होता था जो औरतों में ट्रेड करा करते थे, औरतों के शरीरों का ट्रेड करा करते थे। इतनी बड़ी बात ये होती थी कि याया खान नशे में डूबा हुआ व्यक्ति, याया खान उस नशे से धुत व्यक्ति पाकिस्तान के पावर कंट्रोल में था। और उस समय पाकिस्तान के अंदर सबसे फेमस थी जनरल रानी, जिसके आज भी बहुत सारे नाजायज़ बच्चे हैं। उनमें से एक बहुत समय तक भारत के अंदर भी भारत के एक चुनिंदा मुख्यमंत्री के साथ भी उसके बहुत लंबे समय तक संबंध रहे और वो नॉर्थ इंडियन स्टेट में बहुत ही पॉपुलर है। सबसे बड़ी बात कि याया खान एक सैनिक था, राजनीति के लिए बिल्कुल ट्रेंड नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति करने के लिए एक राजनीतिक आदमी के ऊपर ही निर्भर रहता था। और तो और जुल्फ़िकर अली भुट्टो फिर से वो व्यक्ति था जो अयूब खान के साथ साथ याया खान का भी एक राइट हैंड मैन बना। इनफैक्ट जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने तो एक बार याया खान को ये बात तक बोली कि वो 1970 का जो इलेक्शन है ईस्ट पाकिस्तान में उसको अपने आप से मैनेज कर लेगा, उसमें याया खान को इंटरफेयर करने की आवश्यकता नहीं। जुल्फ़िकर अली भुट्टो जो है वो अपना खेल खेल रहा था, वो अपनी राजनीति खेल रहा था। उसको पता था कि एक दिन दूर नहीं जिस दिन पावर उसके हाथ भी आएगी। अयूब खान के समय वो पॉसिबिलिटी नहीं थी, याया खान के बाद वो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि याया खान नशे में धुत था, औरतों में अपने हरम में एकदम धुत था। तो जाहिर सी बात है कि उसको मिसलीड करना कोई बहुत बड़ा एक इतना डिफ़िकल्ट कार्य भी नहीं था। और तो और जब उसने ये जुल्फ़िकर अली भुट्टो ने ये बात भी बोली याया खान को कि मैं बेसिकली शेख मुजबुर रहमान को ईस्ट पाकिस्तान में मैनेज कर लूँगा, आपको निश्चिंत रहना चाहिए, तो एक्चुअल में ये माना जाता है कि याया खान तो एकदम निश्चिंत ही हो गया। उसने बिल्कुल ईस्ट पाकिस्तान के बारे में चर्चा करना तक छोड़ दिया। और तो और जो पाकिस्तान की उस समय आईएसआई थी, उस आईएसआई के पास भी किसी प्रकार का कोई ग्राउंड इंटेलिजेंस था ही नहीं जो याया खान तक पहुंचाया जाए। आईएसआई के अधिकारियों को मुक्ति बहिनी जो भारत की आरएनएडब्ल्यू ने बनाई थी, जिसके तहत बहुत बड़े बड़े ऑपरेशन ईस्ट पाकिस्तान में करे जा रहे थे, उसके बारे में ग्राउंड रियलिटी उनको कुछ नहीं पता थी। एक बार की बात तो ये है कि 1971 के मार्च के महीने में जब पाकिस्तान उस समय जूझ रही थी ईस्ट पाकिस्तान की प्रॉब्लम को और शेख मुजबुर रहमान के इलेक्शन को सप्रेस करने के लिए, उस समय आईएसआई का चीफ शेख मुजबुर रहमान को कंट्रोल करने के नाकाम होने के बावजूद भी याया खान को जाके मिला और उसने याया खान को जाके ये बोला कि वो एक ज्योतिष से मिल के आया है और उस ज्योतिष का नाम है जीन डिक्सन। और आईएसआई के चीफ ने उस समय याया खान को ये बोला कि ये जो ज्योतिष है जीन डिक्सन, इसने तो ये बात बोली है कि आप यानी कि याया खान पाकिस्तान के पावर में अगले कम से कम 10 से 15 साल कहीं नहीं जाने वाले।
बात ये थी कि 1 साल भी और याह्या खान पावर में नहीं रहने वाला था। 1971 के दिसंबर महीने के बाद जो हालात हुए थे, उन हालातों के बाद याह्या खान बहुत बुरी तरह से अपनी पावर खोने वाला था। लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जो शराब के नशे में धुत हो, उसको इस प्रकार की बात बोलने से उसकी ईगो और बड़े ऊंचे तौर तक पहुंच जाती है, और यही चीज़ उस समय हो रही थी। 1971 में इनफैक्ट लड़ाई के जब जंग के हालात बन रहे थे, उससे पहले जो ये इलेक्शन का मिसमैनेजमेंट हुआ था, उस समय इस इलेक्शन को मिसमैनेजमेंट को देखते हुए तो हेनरी किसिंजर, जो अमेरिका का उस समय बहुत बड़ा एक व्यक्ति हुआ करता था, उसने तो याह्या खान के बारे में एक बड़ी अजीब सी टिप्पणी भी की थी। उसने तो बोला था कि ये याह्या खान बड़ा ही लुच्चा किस्म का आदमी है, हमें तो इस पर कोई भरोसा ही नहीं कि ये जीवन में कुछ ढंग से कर भी पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बावजूद हेनरी किसिंजर उस समय जब जंग के बादल बन रहे थे, उससे मिलने भी गया। और जब याह्या खान और हेनरी किसिंजर के बीच में मुलाकात भी हुई, इस मुलाकात के दौरान जब हेनरी किसिंजर ने याह्या खान से एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछा, और सवाल ये था कि मान लीजिए कि आने वाले समय में अगर चंद महीनों में जंग हो जाए तो भारत की सुपीरियॉरिटी को आप कैसे देखेंगे। तो उस समय हेनरी किसिंजर के इस इतने बड़े सवाल पे जो जवाब उसको याह्या खान की तरफ से आया, वो जवाब ये था कि आपको किसिंजर साहब घबराने की ज़रूरत नहीं, मुसलमान एक सुपीरियर कौम है, हम देख लेंगे। तुमने क्या देख लिया, तुम्हें देखने की ज़रूरत नहीं, आज पूरा विश्व जानता है। सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि 3 दिसंबर 1971 उस समय दोपहर के समय याह्या खान जब एयरफोर्स के हेडक्वार्टर जा रहा था, तो वो एयरफोर्स के हेडक्वार्टर जाने के समय अपनी गाड़ी में बैठा था, और उस गाड़ी के आगे रास्ते में एक बहुत बड़ी चील आ गई। बहुत समय तक वो चील वहाँ बैठी रही, गाड़ी रुकी रही। कोशिश की गई कि उसके साथ जो सैनिक थे उन्होंने वो चील को हटाने की भी कोशिश करी, लेकिन वो चील हटी नहीं। थोड़ी देर के बाद मजबूरन उस चील को पत्थर वत्थर मार के वहाँ सड़क से हटाया गया और गाड़ी आगे बढ़ी। याह्या खान जो था एक बहुत ही वहमी आदमी भी था। उसने इस चील वाले एपिसोड को देखते हुए अपने मन में एक बात सोची, और उसके दिमाग में आया कि ये चील और उसका ये रास्ता रोकना और मेरे कार्य की ओर जाने के लिए ये रास्ता रोकना, मतलब कि मेरे दिन अब ख़त्म है। और जाहिर सी बात थी कि उसने बिल्कुल सही सोचा था, क्योंकि 3 दिसंबर 1971 के बाद जो देश के हालात हुए पाकिस्तान के, जो उसका भूगोल बदला, उस भूगोल बदलने के बाद याह्या खान बहुत लंबे समय तक तो रुका ही नहीं। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि जैसे जब 1965 की जंग हुई थी, उस जंग के दौरान जब पाकिस्तान की आर्मी के पास कोई इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं कि भारत किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, वही हालात इनके 1971 में भी थे। उस समय 1971 में जब याह्या खान एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंचा, और एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पहुंच के उसको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि भारत ने ईस्ट पाकिस्तान पे हमला कर दिया है, तो उस समय याह्या खान को अब समझ ही नहीं आया कि वो करे क्या। और उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आया कि मैं ईस्ट पाकिस्तान का क्या कर सकता हूँ, सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूँ कि ईस्ट पाकिस्तान पे कुछ करे। वो एक ऐसा देश जिसकी टेरिटरी, जिसका एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटने जा रहा था, उस देश का रूलर अगर इस प्रकार का स्टेटमेंट दे कि मैं अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूँ कि उस टेरिटरी का कुछ करे, आप अंदाज़ा लगाइए कि ये किस तरीके का भूखा नंगा देश है, जो आज की डेट में भारत के सामने खड़ा है ये सोच के कि वो भारत के बराबर का एक हिस्सेदार है। तुम कहीं के नहीं हो पाकिस्तान। सबसे बड़ी बात 1971 के दौरान ही, उस समय जब ये ऑपरेशंस चल रहे थे भारत की तरफ से, तो सबसे बड़ी बात ये भी थी कि जो उस समय पाकिस्तान की नेवी का चीफ था, उस नेवी चीफ को भी इंफॉर्मेशन कि भाई किस तरीके से भारत ने 3 दिसंबर 1971 को अटैक किया है, वो उसको उसकी नेवी के इंटेलिजेंस के अधिकारियों ने नहीं दी, बल्कि सबसे बड़ी बात उसको इंटेलिजेंस मिली और इन्फॉर्मेशन मिली अगले दिन सुबह ऑफिस जाते हुए गाड़ी में। और गाड़ी में जाते हुए उसने रेडियो पे ये बात सुनी कि भारत ने अटैक कर दिया है। सोचिए, नेवी चीफ को ये नहीं पता कि हमारे देश के एक टुकड़े पर इतना बड़ा अटैक हो गया। और तो और लेफ्टिनेंट जनरल AK नियाजी, जो उस समय ईस्ट पाकिस्तान में हुआ करता था, जो ढाका में बैठा हुआ था, उस समय उस बंदे को भी ये बात तब पता चली कि भारत की सेना ने बॉर्डर तोड़कर, बॉर्डर पार कर कर ईस्ट पाकिस्तान के अंदर वो घुस गए हैं। इस बारे में भी उसको इन्फॉर्मेशन मिली, उसकी आर्मी की तरफ से नहीं, बल्कि AK नियाजी को इन्फॉर्मेशन मिली BBC वर्ल्ड रेडियो सर्विस से। तो आप सोचिए, एक ऐसा देश जिसको ये तक नहीं पता था कि भाई उसके आला अधिकारियों को, जो आर्मी में थे, नेवी में थे,
या उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान की टेरिटरी में पोस्टेड भी थे, जब उनको ये तक नहीं पता था कि ये भारत ने इनके ऊपर आक्रमण कर दिया है, तो ये देश कश्मीर चाहता है। अरे कुछ तो शर्म कर लो, थोड़ी सी भी अगर कहीं शर्म हो और चुल्लू भर पानी मिल जाए तो जाके कहीं डूबी मर जाओ, क्योंकि इसके बराबर और इससे बेहतर तो तुम करने लायक तो कुछ हो नहीं। सबसे बड़ी बात, आपको मैंने बताया था कि अयूब खान ने 1965 की जंग के बाद क्या बोला था। उसने कहा था कि 5 मिलियन कश्मीरियों के लिए 100 मिलियन पाकिस्तानियों को मैं आगे नहीं करूँगा। और याया खान ने इवेंचुअली 1971 के बाद भी कुछ यही बात बोली जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। उसने कहा कि चंद बंगालियों को बचाने के लिए मैं पाकिस्तान के 100 मिलियन लोगों को, खास करके जो वेस्ट पाकिस्तान में अब रह गए हैं, उनको एक्सपोज नहीं करूँगा। ये देश, ये इतिहास आज की डेट में कश्मीर चाहता है। सोचिए आप। धन्यवाद।